वैक्सीनेशन एंड होम्योपैथी के रिलेशन के बारे में जिक्र किया था। एफोरिज्म 34 को जिक्र देखा था स्पेशली, और बेसिकली हम लोग का डिस्कशन होम्योपैथी में वैक्सीनेशन का क्या पोजीशन है उस चीज़ पे फोकस था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल, बट आई थिंक you people have got the points in a very clear way। हम सोच रहे थे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेश्चन वगैरह कुछ आएगा, बट लकीली लगता है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है और समझ लिया है। फिर एक बार आप लोगों को मैं मतलब इस चीज़ को याद दिलाना चाहता हूँ, निश्चित रूप से याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको वैक्सीनेशन और स्टैंड ऑफ होम्योपैथी रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, इस पॉइंट पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवाज में, पीएससीज में, और वहाँ पे आपको बहुत वहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है ये बहुत सिग्निफिकेंट जगह है। यहाँ पे इंटरव्यूज में हम देखे हैं बच्चे बराबर कंफ्यूज करते हैं, और इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, अपने माइंड में क्वेश्चंस फ्रेम करके उनका आंसर फ्रेम कर लीजिएगा। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में इंटरव्यू में जाते हैं और अगर आपको फर्स्ट हैंड क्वेश्चन पड़ता है तो उसको फेस करना, और अगर आप पहले से ही प्रोग्रामिंग करके गए हैं, प्लानिंग करके गए हैं कि ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसका ये आंसर देंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसका ये आंसर देंगे, ऑब्वियसली सेकेंड वाले में आपको सुधार करने का स्कोप रहता है, बट फर्स्ट वाले में फर्स्ट हैंड क्वेश्चन मिला तो आपको सुधार करने का कोई स्कोप नहीं है। सो डिफरेंट एंगल से सोचिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और उसका आंसर लिख के तैयार रखिए, ठीक है, सो दैट जब आप सामने कभी एग्जाम में इंटरव्यू में फेस करें तो डिलीवर करें तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। सो एफोरिज्म 34 में हमको नहीं लग रहा है कि कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, ठीक है। एफोरिज्म 34 और एफोरिज्म 35 बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों एफोरिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिजीजेज का जो इंटरेक्शन होता है, क्या क्या इंटरेक्शन हो सकता है, उसको समराइज करता है, उसका आउटलाइन करता है, और फिर उसके नेक्स्ट एफोरिज्म में जब फॉर्मर स्ट्रॉन्गर है, फॉर्मर डिजीज स्ट्रॉन्गर है, लेटर वीकर है, दोनों बराबर स्ट्रेंथ का है, फिर बाद वाला स्ट्रॉन्गर है, लाइक जो डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, जो डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं, उनको राइज किया गया है और उसको पकड़ के उसको विथ एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है। तो एफोरिज्म 34 में हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं कि कैसे नेचुरल डिजीज के केस में नेचुरल डिजीज के क्योर के लिए जो हम लोग आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करते हैं उसको कैसा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सिमिलर होना चाहिए और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। शुरुआत से हम लोग यही बात करते आ रहे हैं कि इसको आर्टिफिशियल डिजीज को जो कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जितना सिमिलर होगा उतना अच्छा क्योर होगा, ठीक है, जितना सिमिलर होगा उतना अच्छा होगा। एफोरिज्म 35 अगर देखते हैं तो एफोरिज्म 35 में वही मैं जो बात बोला कि डिफरेंट जो सिचुएशंस है, डिफरेंट जो सर्कमस्टांसेज है, डिफरेंट जो कंडीशंस हैं, जब टू डिसिमिलर डिजीज बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर मिलता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो उसी को फाइनली एफोरिज्म 35 में आउटलाइन किया गया है। अगर हम लोग एफोरिज्म 35 का रीडिंग देते हैं तो यहाँ कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस वी शैल कंसिडर इन 3 डिफरेंट केसेस। हम लोगों को तीन तरह के सिचुएशंस को देखना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस वी शैल कंसिडर इन 3 डिफरेंट केसेस एज वेल what happens in nature when 2 dissimilar natural disease meet together in one person। क्या होता है प्रकृति में जब दो डिसिमिलर डिजीज इस प्रकृति में एक साथ मिलती हैं, तो क्या होता है, होता क्या है।
इसी चीज को लेके डिस्कशन हो रहा है। तो क्या होगा, क्या क्या चांसेस है? As also the result of the ordinary medical treatment of diseases with unsuitable allopathic drugs। देखो भाई, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिमिलर डिजीज के बारे में, अब हम यहाँ पे डिसिमिलर डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा हट के बात कर रहे हैं। सिमिलर डिजीज माने होम्योपैथी, अब यहाँ डिसिमिलर डिजीज का बात हो रहा है। तो जब डिसिमिलर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिंपली एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं या एंटीपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कुछ भी सिमिलर नहीं है। सो ऑब्वियसली कह रहा है, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस वी शैल कंसिडर इन 3 डिफरेंट केसेज as well what happens in nature when 2 dissimilar natural diseases meet together in one person, as also the result of ordinary medical treatment of diseases with unsuitable drugs which are incapable of producing an artificial morbid condition similar to the disease to be cured, whereby it will appear that even nature herself is unable to remove a dissimilar disease already present by one that is unhomeopathic, even though it be stronger, and just as little is the unhomeopathic employment of even strongest medicines ever capable of curing any disease whatsoever। ठीक है, सो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि चाहे नेचर हो चाहे हम हो, जब डिसिमिलर मेडिसिन देंगे तो जो प्रीवियस डिजीज है उसको हम लोग नहीं हटा सकते हैं, नहीं रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी डिजीज अगर हटेगा तो वो सिमिलर डिजीज से हटेगा। डिसिमिलर डिजीज से आप किसी डिजीज को इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी को हम लोग देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट एफोरिज्म में ऑब्वियसली एफोरिज्म 35 के बाद एफोरिज्म 36 में ये डिस्कशन शुरू होता है कंडीशंस के साथ। ठीक है, क्या हो रहा है? एफोरिज्म 36 में फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, इफ द 2 dissimilar diseases meeting together in the human being be of equal strength, अगर दोनों बराबर क्षमता वाली, बराबर स्ट्रेंथ वाली, और स्टिल मोर इफ द ओल्डर वन बी द स्ट्रॉन्गर, या फिर जो पुराना वाला डिजीज ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो स्ट्रॉन्गर है, द न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड, नया बीमारी जो आएगा वो रिपेल्ड हो जाएगा, दूर हट जाएगा, पास नहीं आएगा, बाई द ओल्ड वन फ्रॉम द बॉडी एंड नॉट अलाउड टू इफेक्ट इट। जो पुराना वाला डिजीज जो है वो स्ट्रॉन्गर डिजीज है, और बाद वाला जो है, जो अभी आ रहा है डिसिमिलर डिजीज, वो वीकर है। तो वो जो स्ट्रॉन्गर है, पुराना वाला जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो वीकर वाले को आने ही नहीं देगा, एग्जिस्ट ही नहीं करने देगा, इंटर ही नहीं करने देगा, उसको बाहर से बाहर भेज देगा। ठीक है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर क्रोनिक डिजीज विल नॉट बी infected by a moderate autumnal dysentery or other epidemic diseases। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, अगर कोई पेशेंट सीवियर क्रोनिक डिजीज से इफेक्टेड है तो वो मतलब जो ऑटमनल डिसेंट्री है या कोई एपिडेमिक है, उस तरह के डिजीज से सफ़र नहीं कर सकता है, नहीं करता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, द प्लेग ऑफ लिवेंट अकॉर्डिंग टू लेरी डज नॉट ब्रेक आउट वेयर स्कर्वी इज प्रिवेलेंट। लिवेंट में प्लेग हुआ था, ठीक है, और वो उस इलाके में नहीं फैल पाया जहाँ पे स्कर्वी था। एंड द पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा आर नॉट इन्फेक्टेड बाई इट। और जिनको एक्जिमा था वो लोग भी प्लेग से इन्फेक्टेड नहीं हुए। रेचाइटिस माने, रेचाइटिस बोलते हैं रिकेट्स को, ठीक है। रेचाइटिस जनरली प्रिवेंट्स वैक्सीनेशन फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट। अगर एज पर एडवर्ड जेनर जो स्मॉल पॉक्स के लिए भी वैक्सीन का डिस्कवरी किए थे, ठीक है,
सो एडवर्ड जेनर को रेफर कर रहे हैं बेसिकली कि जो बच्चे रिकेट्स से सफ़र कर रहे थे उन लोगों को यदि वैक्सीनेशन दिया गया तो वो वैक्सीनेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो बच्चे वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सिमिलरली कह रहे हैं दोज सफरिंग फॉर पल्मोनरी कंजम्पशन का मतलब ट्यूबरकुलोसिस, those suffering from pulmonary consumption are not liable to be attacked by epidemic fevers of a not very violent character, according to Von Hilberand। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे पहले एक स्ट्रॉन्गर डिजीज हमको ऑलरेडी इन्फेक्टेड किए हुए है, ऑलरेडी हमारे बॉडी को ऑक्यूपाई किए हुए है, और वहाँ पे अगर कोई वीकर डिजीज आता है तो वीकर डिजीज को रिपेल कर दिया जाता है, इंटर ही नहीं करने दिया जाता है। घर में कोई मजबूत आदमी बैठा रहता है तो कमज़ोर दुश्मन घर में नहीं घुसता है, भले ही वो मतलब हमारे घर को बुरा तरह से इफेक्टेड कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए कितना मतलब कहीं भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका एग्जिस्ट कर रहा था, अमेरिकन सेना एग्जिस्ट कर रही थी, तब तक पाकिस्तान और तालिबान ऑब्वियसली तालिबान जो है वीकर डिजीज है पाकिस्तान का, और अमेरिका स्ट्रॉन्गर डिजीज था। अफगानिस्तान घर है, तो अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका वाले मतलब बैकअप देते रहे, वहाँ रहते रहे, तब तक पाकिस्तान वाले तालिबान वाले वहाँ इतना असर नहीं दिखाई। वंस शिफ्ट होने लगे तालिबान वाले शिफ्ट होने लगे, अमेरिका वाले शिफ्ट होने लगे, तो तालिबान ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। तो स्ट्रॉन्गर डिजीज जहाँ रहेगा वहाँ वीकर क्या करने जाएगा। ये तो हम लोगों का पॉलिटिक्स से एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से एग्जाम्पल हो गया। आप लोग मेंटल डिजीज पढ़े हुए हैं, याद है? मेंटल डिजीजेज आर वन साइडेड डिजीजेज, दे आर सोरिक इन नेचर। वन साइडेड डिजीज क्या होती हैं? बहुत ही एडवांस डिजीज होती हैं, या दूसरे अर्थ में कहिए स्ट्रॉन्ग डिजीज होती है, स्ट्रॉन्ग डिजीज होती हैं। और उसमें भी मेंटल डिजीज जो शरीर के मतलब शरीर मत कहिए, हम लोग शरीर नहीं कह सकते, कहिए इकोनॉमी को, जो हम लोगों का वाइटल इकोनॉमी है, उसका जो सबसे वाइटल पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माइंड, उसको जाके डिस्टर्ब कर देता है। ऑब्वियसली द मेंटल डिजीजेज आर मोस्ट डीप सीटेड डिजीजेज, हम लोग कह सकते हैं कि वे सबसे डीप सीटेड, सबसे मतलब स्ट्रॉन्गर डिजीजेज हैं, उनके अंदर वो आती हैं मेंटल डिजीजेज, ठीक है। तो अब देखिए मेंटल डिजीजेज में जो सबसे मतलब डिस्टर्बिंग डिजीजेज होती हैं वो क्या होता है? साइकोसिस, जिसको हम लोग पागलपन कहते हैं ना, पागलपन। ऑलरेडी हम लोग साइकोसिस को और न्यूरोसिस को थोड़ा बहुत एक बार पढ़े हुए थे। साइकोसिस क्या होता है, साइकोसिस और न्यूरोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, साइकोसिस हम मायाज़म का बात नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में जो हम लोग साइकोसिस डिजीज पढ़े हैं, मेंटल डिजीज, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं। तो न्यूरोसिस और साइकोसिस में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? न्यूरोसिस में पेशेंट जो होता है अपने सिकनेस के बारे में उसको अंदाज़ा रहता है, अवेयर रहता है, कहता है कि नहीं हमको ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। बट साइकोसिस वाले जो होते हैं उनको अपने सिकनेस के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं रहता। वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, वो गा रहा है, जाएगा, रो रहा है, रोए जाएगा, कभी कुछ करेगा, कुछ करेगा। ऑब्वियसली दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड फ्रॉम रियलिटी। उसको टाइम, प्लेस, पर्सन का कोई ज्ञान नहीं रहता है। उन लोगों को टाइम, प्लेस, पर्सन, ये सब का कोई ज्ञान नहीं है। रियलिटी से, ज़मीन से, ग्राउंड से वो एकदम कटे हुए होते हैं। ऑब्वियसली जिसको ये पता है कि हाँ हमको मतलब ब्रेक कहाँ लगाना है, वो थोड़ा देर से ब्रेक लगा रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा सीख ये हो गए। और ये जो साइकोसिस वाले लोग हैं, साइकोटिक डिजॉर्डर, साइकोसिस वाला जो मेंटल डिजॉर्डर है वो वाले लोग हैं, उनको हम लोग कभी कभी देखते हैं सड़क पे ऐसे घूम रहे हैं, जिनको मतलब समाज में पागल कहता है लोग, एकदम जो रोड पे भटक रहे हैं बेचारे, ठीक है। देखिएगा ये बेचारे लोग जो है ये कुछ भी खा लेते हैं,
एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बस एक कपड़ा में गुजार रहे हैं, इनको ना ठंडा का असर होता है यार, ना गर्मी का असर होता है, न ऐसा कुछ। मतलब उस सिचुएशन में हम लोग चले जाएं तो मतलब पता नहीं क्या दशा हो जाएगा। और वैसे सिचुएशंस को, वैसे एक्सट्रीम्स को इनका बॉडी इनका हेल्थ टॉलरेट कर पाता है। क्यों टॉलरेट कर पाता है? क्योंकि क्योंकि इन जो भी वीकर डिजीज है ये ऑलरेडी वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर डिजीज से इन्फेक्ट हो चुके हैं, इफेक्टेड हो चुके हैं। इन्फेक्शन टर्म इज नॉट सो मच अप्रोप्रिएट। ये बहुत ही डीप सीटेड डिजॉर्डर से इफेक्टेड हो चुके हैं। इनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्गर डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहाँ पे ये जो सीजनल फ्लू है या ये मतलब डायरिया वगैरह टाइप का जो मतलब एजेंट है, इनका विरुलेंस इतना मतलब सफिशिएंट नहीं है कि इनके स्ट्रॉन्गर डिजीज को इफेक्ट कर सके। ये लाइव एग्जांपल है, ये हम लोग अक्सर देखा करते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे एक स्ट्रॉन्गर डिजीज जब एग्जिस्ट कर रहा है वाइटलिटी में और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहाँ वीकर डिजीज पास अप्रोच भी नहीं कर पाता है। ठीक है, सो ये मतलब क्लियर होना चाहिए। बहुत ही सुंदर ये मतलब मुझको तो ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा लगता है, दैट इज़ वाई ये एग्जांपल आप लोगों से शेयर किया हूँ। देखिए क्या मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दे आर वेरी वेरी डीप सीटेड क्रोनिक डिजीज, मेंटल डिजीजेज। ठीक है, दैट इज वाई तो हैनीमैन मतलब उसको और उसके ट्रीटमेंट के लिए एक अलग से चैप्टर बना दिए ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। दैट इज वाई कहाँ से कहाँ तक है आप लोगों को याद होगा, एप्रिल 210 to 230 तक मेंटल डिजीज के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, ऑब्वियसली एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अगर किसी को कोई भी मतलब नेचुरल डिजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ पे अगर रिलेटिवली वीकर मेडिसिन पड़ रहा है, क्योंकि एलोपैथी में सिमिलर मेडिसिन तो पड़ नहीं रहा है, एलोपैथी में कैसा मेडिसिन पड़ रहा है, डिसिमिलर मेडिसिन पड़ रहा है। तो वहाँ पे अगर रिलेटिवली वीकर मेडिसिन पड़ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू नेचुरल डिजीज, तो वो बॉडी उसको रिसीव ही नहीं करेगा, जस्ट वो उसको रिसीव ही नहीं किया जाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में यही होता है। एफोरिज्म 37 अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे लगभग यही बात का जिक्र हो रहा है, कह रहे हैं सो ऑल्सो अंडर ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट एन ओल्ड क्रोनिक डिजीज रिमेन्स अनक्योर एंड अनअल्टर्ड इफ it is treated according to the common allopathic method, that is to say with medicines that are incapable of producing in healthy individuals a state of health similar to the disease, even though the treatment should be last for years and is not of too violent character. This is daily witnessed in practice. It is therefore unnecessary to give any illustrative examples. अंडरलाइन क्या करना है, अंडरलाइन यही करना है कि अंडरलाइन नहीं, यहाँ पर जस्ट एक लिख दीजिए कि ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट में यही होता है। 36 के सामने ये लिख दीजिए कि फॉर्मर इज स्ट्रॉन्गर। ये अब पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम्स में कि किस एफोरिज्म में क्या है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन टू डिसिमिलर मीट्स टुगेदर। 36 में क्या है, 36 में इफ द फॉर्मर इज स्ट्रॉन्गर। 37 में क्या है, इलस्ट्रेशन किया गया है और इसका कुछ विशेष एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं। एग्जाम्पल जो है 36 में ही दिया गया है। एग्जाम्पल्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस के बारे में तो हम लोग मतलब सोच नहीं सकते कि क्या क्वेश्चंस आएंगे क्या नहीं आएंगे। तो ये हो गया एफोरिज्म 37। ठीक है, तो एफोरिज्म 34-35 से जो स्टोरी शुरू हुआ, एफोरिज्म 36 और 37 उसका फर्स्ट पार्ट है। 34-35 में क्या स्टोरी शुरू हुआ कि जब डिसिमिलर डिजीज वाइटल टीटी के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा तो
क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि इफ द फॉर्मर इज स्ट्रोंगर, जो ऑलरेडी हमारे अंदर डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है अगर वो स्ट्रोंगर है तो क्या होगा। तो यही होगा कि जो लेटर है मतलब जो वीकर है वो घर में बॉडी में ऑर्गेनिज्म के वाइटलिटी में इंटर ही नहीं कर पाएगा, इंटर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रोंगर है। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, जैसे रिकेट्स का एग्जाम्पल दिए हैं कि रिकेट्स के केस में अगर पेशेंट को ऑलरेडी रिकेट्स है तो उसको अगर हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो वैक्सीनेशन को रिसीव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मतलब वीक हो चुका है कि वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो डिजीज एग्जिस्ट कर रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि छोटा छोटा मतलब पेन से छोटा चीज से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमको मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, लग रहा है कि सर फट जाएगा, जान निकल रहा है, उस कंडीशन में अगर हमको कोई धीरे से चिकोटी काटे तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ध्यान देने की स्थिति में नहीं है, हमारा पूरा अटेंशन यहाँ है, वो हमको इतना डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है कि हम उसको देखने जाएं, वो हमको इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि हम उसको देखने जाएं। जैसे देखिए बहुत सुंदर मतलब अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग फियर क्रिएट कर दिया है, कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को रेगुलर मिलना चाहिए, हम लोगों को रेगुलर क्लास में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट ये जो कोरोना का स्ट्रॉन्गर डिजीज है, ये हम लोगों की पढ़ने की जो वीकर तमन्ना है, इच्छा है, उसके ऊपर आ गया है, और दैट इज वाई हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ। सो नेचर में भी ये होता है। वैक्सीनेशन के केस में आप लोग PSM पढ़े होंगे तो आप लोगों को ऑलरेडी पढ़े होंगे कि जो अंडर न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सीख हैं कि वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।